नमस्ते दोस्तों। तो इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 8 क्लास 12 की बिजनेस स्टडीज का, जो कि है कंट्रोलिंग। ठीक है, मैनेजमेंट के जो पांचों फंक्शन थे वो हमने चैप्टर 4, 5, 6, 7 और 8 में कवर किए हैं। मतलब 8 चैप्टर में भी कवर कर रहे हैं और 4 से 7 तक हम कर चुके हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग और डायरेक्टिंग। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। इसमें हम क्या कवर करेंगे, जैसे कि हमने पिछले वीडियोस में भी देखा, इंट्रोडक्शन, मीनिंग ऑफ कंट्रोलिंग, इंपॉर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग, लिमिटेशन ऑफ कंट्रोलिंग, और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें होती थी हर चैप्टर में। वहाँ पे जो है क्या कहते हैं कि जैसे प्लानिंग में आपका प्लानिंग प्रोसेस था, डायरेक्टिंग में आपका मोटिवेशन एक्सेट्रा, सुपरविजन एक्सेट्रा था, है ना। यहाँ पे रहेगा प्लानिंग एंड कंट्रोलिंग का रिलेशनशिप और कंट्रोलिंग का प्रोसेस। ठीक है, बाकी वही मीनिंग, इंपॉर्टेंस, लिमिटेशन, इंट्रोडक्शन जो सब चैप्टर्स में है वो उनका उनका ठीक है, उस फंक्शन का। चलिए आगे बढ़ते हैं। इंट्रोडक्शन सबसे पहले क्या है भाई, एवरी ऑर्गेनाइजेशन एम्स टू अचीव सर्टेन ऑब्जेक्टिव्स और गोल्स, है ना। कंट्रोलिंग फंक्शन एम्स टू इंश्योर वेदर एवरीथिंग इज बीइंग डन अकॉर्डिंग टू प्री डिटरमाइंड गोल। जैसा आपने पहले सोचा था, क्या काम वैसा ही हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, काम उसी हिसाब से हो, ये इंश्योर करना कंट्रोलिंग है। ऐसे भी आप इन जनरल भी कंट्रोलिंग वर्ड या कंट्रोल वर्ड का मतलब क्या समझते हैं, यही तो समझते हैं कि भाई जो भी चीज अभी हो रही है अगर वो वैसी नहीं है जैसी होनी चाहिए थी या जैसी आपने तय की थी, तो उसको वैसा करने की कोशिश करना, उसको वैसा करना, इंश्योर करना, यही तो कंट्रोलिंग है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही बिजनेस में भी है। कंट्रोलिंग refers to comparison of actual performance with the planned performance and taking corrective action in case of deviation between actual and planned performance। भाई आप कब उसको वैसा बनाने की कोशिश करोगे जब अलग होगा, है कि नहीं। डेविएशंस होंगे तभी तो आप उसको करेक्ट करोगे। तो वही है कि एक तो कंपेयर करो, और अगर डेविएशन है, इन केस ऑफ डेविएशंस, ठीक है, अगर अलग अलग है जो प्लान किया है जो एक्चुअल है, सेम नहीं हो पा रहा है, तो फिर उसको करेक्ट करना भी आपका काम है। यही सब मिलके क्या बनता है, कंट्रोलिंग बनता है। ठीक है, प्रिवेंट नहीं कर सकता ये। प्रिवेंट तो अच्छी प्लानिंग, अच्छी ऑर्गेनाइजिंग, अच्छी स्टाफिंग और अच्छी डायरेक्टिंग करते हैं, है ना। ये डेविएशन ना आए, इसके लिए पहले से सही क्या होना चाहिए था, पिछले 4 फंक्शन, स्पेशली जो जितना पीछे है, जैसे प्लानिंग जो जितना पहले है ना। जितनी अच्छी प्लानिंग होगी उतना ही मुश्किल होगा डेविएट होना। जितनी ही अच्छी ऑर्गेनाइजिंग और स्टाफिंग होगी, जितना अच्छा आप डायरेक्ट करोगे, मोटिवेट करोगे लोगों को, उतना ही मुश्किल है कि जो है आप डेविएट करो, एक्चुअल परफॉर्मेंस आपकी डेविएट करे। बट फिर भी अक्सर कम से कम होती ही है, एकदम खत्म तो नहीं की जा सकती, लेकिन उस कोशिश होनी चाहिए कि खत्म करने की हर समय, तभी आप बेस्ट परफॉर्म कर पाओगे। और वो कैसे होता है, डेविएशन को चेंज करना, करेक्टिव एक्शन लेना, वो कंट्रोलिंग के थ्रू शुरू होता है। ठीक है, कंट्रोलिंग से अकेले नहीं होता है, कंट्रोलिंग के थ्रू शुरू होता है। क्योंकि जैसे कि आपने पहले भी पढ़ा है, सारी चीजें साइक्लिक है नेचर में। ऐसा नहीं है कि प्लानिंग एक बार हो गई खत्म हो गई, स्टाफिंग एक बार हो गई खत्म हो गई। मैनेजमेंट ये अपने आप में एक कंटिन्यूअस प्रोसेस है, जैसा कि आपने शुरुआत के 2 चैप्टर्स में पढ़ा है। ठीक है, वैसे ही कंट्रोलिंग भी है। कंट्रोलिंग बैकवर्ड लुकिंग भी है और फॉरवर्ड लुकिंग भी है। क्यों बैकवर्ड लुकिंग है, क्योंकि ये देखती है कि हमने जो पीछे प्लान किया था क्या काम वैसा हो रहा है कि नहीं। और फॉरवर्ड लुकिंग क्यों, क्योंकि जब आप कुछ करेक्टिव एक्शन लोगे तो वो किस चीज में से शुरू होंगे, वो करेक्टिव एक्शन कहाँ से इंप्लीमेंट होना शुरू होंगे, अगली प्लानिंग से, यानी कि आगे होने वाली प्लानिंग से शुरू होंगे। कि अब हम अगली प्लानिंग में इन चीजों का ध्यान रखें कि ऐसा करेंगे तो आगे जाके डेविएशंस कम होंगे। ठीक है, नेचर कंट्रोलिंग का ये नेचर है। कंट्रोलिंग का और क्या नेचर है भाई, गोल ओरिएंटेड फंक्शन है, जैसा कि मैनेजमेंट है ना। एक बार ध्यान रखिएगा, मैंने पहले भी आपको बताया था कि कुछ शब्द, कुछ फीचर्स कह लो, नेचर कह लो, कैरेक्टरिस्टिक कह लो, है ना, ये सबके हैं, यानी मैनेजमेंट के भी और उसके पांचों फंक्शन के भी। तो ये जब आप वहां लिखोगे तो वहां आप क्या होगा, आपका पॉइंट्स जब एग्जाम होगा या कुछ होगा तो बढ़ेंगे। ठीक, लागू भी ये सच में सब में होते हैं। हालांकि जो भी चीज आपसे पूछी जा रही है उसकी एक अलग पहचान आपके दिमाग में रह जानी बहुत जरूरी है, जिससे कि आप 1 या 2 एक्स्ट्रा पॉइंट भी लिख पाओ। कॉमन क्या क्या है, गोल ओरिएंटेड मैनेजमेंट भी है, उसके सारे फंक्शन भी है ना। कि जो एम है, जो
फर्म का, ऑर्गेनाइजेशन का गोल है, उसकी तरफ सब चीजों को डायरेक्ट करना या उस गोल के नजरिए से ही काम करना, उसको दिमाग में रखते हुए। दूसरा परवेजिव है, हर जगह लागू होता है, कहीं पे भी ऐसा नहीं है। मैनेजमेंट भी, उसके सारे फंक्शन भी। कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, कभी रुकता नहीं है। प्लानिंग रुक जाए, डायरेक्टिंग रुक जाए, कंट्रोलिंग रुक जाए, कोई भी चीज रुकने वाली नहीं है। मैनेजमेंट भी कंटिन्यूस प्रोसेस है, उसके सारे फंक्शंस भी कंटिन्यूस प्रोसेस है। ये तीन चीजें आप गार्ड मान लो कि ये अब तक भी आप जैसा कि सारे वीडियो में देखते आओगे आए होगे, सब जगह पाई जा रही है और सभी जगह लिखी भी जा सकती है, मैनेजमेंट में भी और उसके पांचों फंक्शन में भी। अब आपसे मैं सब तो पूछते नहीं है, कोई एक पूछते हैं, तो जब आप इसे याद करके जाओगे, उसे वहां लिख दोगे, तो एग्जामिनर जो आपका एग्जाम को कॉपी चेक कर रहा है, उसके दिमाग में क्या आएगा कि हाँ बिल्कुल ही बुक से भी मैचिंग है और जेन्युइन भी है आंसर्स। ठीक है। कंट्रोलिंग का अलग क्या था, बैकवर्ड लुकिंग एंड फॉरवर्ड लुकिंग, मैंने आपको बता ही दिया। ठीक। कंटिन्यूस फंक्शन है, हमेशा चलता रहता है, कभी रोका नहीं जा सकता। परवेजिव है, हर जगह लागू होता है। ठीक है। इंपॉर्टेंस क्या है इसकी, अकम्पलिशिंग ऑर्गेनाइजिंग गोल। देख रहे हैं दूसरी भाषा में, क्योंकि इंपॉर्टेंस बात की है तो भाषा आपको थोड़ा बदलनी पड़ रही है, लेकिन बात वही है, ऑर्गेनाइजेशन गोल्स, उनको अकम्पलिश करना कंट्रोलिंग का काम होता है। जजिंग एक्यूरेसी ऑफ स्टैंडर्ड्स, कहीं ऐसे तो नहीं कि हमारी प्लानिंग में ही कोई गलती हो, है ना, ये भी एक चीज होती है। तो इसीलिए स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करना, प्लान्स को चेंज करना, इसके लिए इनिशिएट भी कंट्रोलिंग ही करता है। एक इफेक्टिव कंट्रोल सिस्टम ही ऐसा कर पाता है। मेकिंग एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, जब तक आप डेविएशन ढूंढते रहोगे, उनके लिए करेक्टिव एक्शन लेते रहोगे, तब तक क्या होगा, आपके रिसोर्सेज का बेस्ट यूज होता रहेगा, कोई भी चीज वेस्ट नहीं जाएगी। इम्प्रूविंग एम्प्लॉय मोटिवेशन, यानी कि आपको ये ध्यान रखना है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि हम कंट्रोलिंग कर रहे हैं बट एक्चुअली कंट्रोलिंग की जगह हम केवल और केवल एक चेक बैठा दे रहे हैं। क्योंकि चेक बैठाने का मतलब क्या होता है, केवल और केवल ये देखना कि काम सही से हो रहा है कि नहीं हो रहा है, और कुछ भी नहीं देखना। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमसे ही कोई गलती हो रही हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि एम्प्लॉय हमसे नाराज हो, दुखी हो, सेटिस्फाई ना हो। तो हमें भी अपनी तरफ से एफर्ट्स देने होते हैं। तो ये चीजें देखना बहुत जरूरी है, तभी एक कंट्रोलिंग कंप्लीटली कंट्रोलिंग कहलाएगी, जब वो दोनों तरफ देखेगी, आपका काम हो रहा है कि नहीं और काम करने वालों का के मतलब सेटिस्फैक्शन लेवल कहाँ पे है ना। इंश्योरिंग ऑर्डर एंड डिसिप्लिन, ये भी नहीं कि उनका सेटिस्फैक्शन देखते देखते आप उनको बिल्कुल आराम ही दे दो कि अच्छा जाओ आओ बैठो दिन भर आराम करो चले जाओ। क्यों, क्योंकि हर कोई यही चाहता है ना। ऐसा तो है नहीं कि कोई भी इंसान हमेशा सेटिस्फाई रहता है, उसको चाहे जितनी चीजें मिल जाए सेटिस्फाई तो रहता नहीं है। तो इसीलिए आपको उस लिमिट तक देना है जहां तक देना सही होना चाहिए, जहां तक सब एक साथ आपसे अपील कर रहे हो कि हाँ भाई ये चीजें हमें चाहिए, आपको महसूस हो रहा हो कि इसकी जेन्युइनली जरूरत है। ऐसा नहीं करना है कि आपको सब एकदम रिलैक्सेशन देना है और ऑर्डर डिसिप्लिन खो देना है। ठीक। फैसिलिटेटिंग कोऑर्डिनेशन इन एक्शन, मतलब कि ये ध्यान रखना है कि जो सभी का एक्शंस हैं, सभी के काम हैं, वो और कोऑर्डिनेट हो आपस में, एक दूसरे के बीच में उनका कोऑपरेशन भी हो और वो ऑर्गेनाइजेशन गोल्स की तरफ डायरेक्ट हो। ठीक। नुकसान क्या है या लिमिटेशन क्या है कंट्रोलिंग की, कहाँ कहाँ वो कमी रह जाती है। एक पहली चीज, डिफिकल्टी इन सेटिंग क्वांटिटेटिव स्टैंडर्ड्स। कंट्रोल सिस्टम क्या होता है, बिल्कुल भी इफेक्टिव नहीं रह जाता है और जो परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स हैं उसको मैच नहीं कर पाता है अगर जो है वो क्वांटिटेटिव टर्म्स में हो, है ना। जैसे कि ह्यूमन बिहेवियर कंट्रोलिंग में मेजर करना आता है, एम्प्लॉय को का मोरल मेजर करना आता है। ठीक है। परफॉर्मेंस किस तरीके की है, कंपैरिजन आपस में लोगों का, ये सब चीज़ें बहुत मुश्किल है इनको नंबर्स में लिखना, है ना, क्वांटिटेटिव चीज़ों में करना। तो इसीलिए कंट्रोलिंग की एक कमी है कि वो क्वांटिटेटिवली तय कर सकती चीज़ों को। लिटिल कंट्रोल ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, कंट्रोलिंग फंक्शन जो है वो इंटरनल फैक्टर्स से बहुत अच्छे से डील कर लेगा। स्टाफ में कोई कमी है, माहौल में कोई कमी है, एनवायरनमेंट हो गया, आपके सप्लाईज हो गए, है ना, ऑर्गेनाइजिंग स्ट्रक्चर हो गया, कहीं भी कोई कमी है तो उससे तो वो अच्छे से डील कर सकता है। लेकिन एक्सटर्नल फैक्टर का उसमें
कोई बात नहीं बन पाती है, वो उनको कंट्रोल नहीं कर सकता, इसीलिए कई बार मेजर्स के हिसाब से परफॉर्मेंस नहीं हो पाती है, क्योंकि गवर्नमेंट पॉलिसी में चेंज आ जाता है, टेक्नोलॉजी में चेंज आ जाता है, फैशन में चेंज आ जाता है ना। इसमें एक अकेला बिजनेस या उसका मैनेजमेंट कुछ कर तो सकता नहीं है। रेजिस्टेंस फ्रॉम एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज ऑफन रेजिस्ट कंट्रोल, है ना, अक्सर ऐसा देखा जाता है, धरने पे बैठ जाएंगे, कुछ कर लेंगे, है ना, काम करने से मना करेंगे, बहिष्कार करेंगे, आंदोलन करेंगे, बहुत सी चीज़ें करते हैं। तो इसीलिए उनकी फ्रीडम पे रेस्ट्रिक्शन लगाना इतना आसान काम भी नहीं होता है। कॉस्टली अफेयर, कंट्रोलिंग इज एन एक्सपेंसिव प्रोसेस एज इट इन्वॉल्व्स लॉट ऑफ टाइम, कॉस्ट एंड एफर्ट। बिल्कुल, मैनेजमेंट का एक ऐसा हिस्सा है ये कि ये ऐसा नहीं है कि एक पीक टाइम आया, प्लानिंग की तरह, स्टाफिंग की तरह, है ना, एक पीक टाइम आया, उस समय खर्चा ज़्यादा हुआ, उस समय मेहनत ज़्यादा हुई, फिर ख़त्म काम, अब अपना हल्का हल्का चल रहा है कोई धीमा में से। नहीं, कंट्रोलिंग का ऐसा नहीं है, ये हर समय पीक पे रहता है, तो इसीलिए ये बहुत ही ज़्यादा महंगा पड़ता है, एफर्ट वाइज भी, टाइम वाइज भी और कॉस्ट वाइज भी। अब हम आते हैं अपने आखिरी पॉइंट पे, नहीं सॉरी सेकंड लास्ट पॉइंट पे, कि प्लानिंग और कंट्रोलिंग के बीच में रिलेशन क्या है ना। पहली बात तो इंसेपरेबल ट्विन्स ऑफ मैनेजमेंट कहे जाते हैं ये, है ना, एक से शुरू होता है, दूसरे पे खत्म होता है, लेकिन दोनों ही कंटिन्यूअस है, दूसरे के बाद फिर पहला आ जाता है, और सभी एक साथ चल रहे होते हैं अक्सर। कंट्रोलिंग इज ब्लाइंड विदाउट प्लानिंग, आप कुछ भी नहीं कर सकते कंट्रोलिंग में अगर आपने प्लानिंग नहीं की है, क्योंकि कोई सेट स्टैंडर्ड नहीं होंगे तो आप कंपेयर किससे करोगे, है ना। ये आपका पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है, प्लानिंग विदाउट कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस। आपने बहुत कुछ प्लान किया लेकिन कुछ भी उस हिसाब से नहीं हुआ, और ना ही आप कंट्रोलिंग कर रहे हो, मतलब कि ना ही आप उसको कंपेयर करके करेक्टिव एक्शन ले रहे हो, तो फिर प्लानिंग का कोई फायदा नहीं है। फिर तो आप प्लान ना भी करते तो भी काम ऐसा ऐसा हो ही जाता। तीसरा पॉइंट, प्लानिंग इज प्री स्क्रिप्टिव एंड कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव। मतलब प्लानिंग क्या है, पहले से एक स्क्रिप्ट लिखना जैसे होता है किसी चीज का, किसी मूवी का, किसी टीवी सीरीज का, है ना, उसको बोलते हैं प्रीस्क्रिप्टिव। तो प्लानिंग वैसा है कि आपने पहले तय किया कि क्या होगा और कैसे होगा। एंड कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव, अब मूवी बॉक्स ऑफिस पे कैसा करी, टीवी सीरियल और टीआरपी कितनी आ रही है, ये सब क्या है, ये बाद में होता है। जब वो बन गया, चल गया, लोगों के सामने प्रस्तुत कर दिया गया और कुछ समय भी बीत गया उसे चलते हुए, तभी तो आप देख पाते हो कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो कंट्रोलिंग इज इवैल्यूएटिव, ये वैल्यूएशन करता है कि क्या हुआ कैसा हुआ। बोथ आर बैकवर्ड लुकिंग एज वेल एज फॉरवर्ड लुकिंग। कुछ कॉमन चीजें भी हैं, जैसे कंट्रोलिंग का तो हमने ऊपर बताया कि क्यों बैकवर्ड लुकिंग है, क्यों फॉरवर्ड लुकिंग है। बैकवर्ड लुकिंग इसलिए कि वो देखता है कि हमने पहले प्लान क्या किया था, क्या चीजें उस हिसाब से हुई कि नहीं हुई। फॉरवर्ड लुकिंग इसलिए कि जो नहीं हुआ उसका क्या कारण था, उस कारण को सुधारा जाए, उसमें क्या सुधार लाया जा सकता है उसे आगे बताया जाए, अगली प्लानिंग में शामिल किया जाए। तो फॉरवर्ड लुकिंग, जिससे आगे जाके जो डिफरेंसेस हैं प्लान में और एक्चुअल परफॉर्मेंस में कम हो सके। प्लानिंग क्यों बैकवर्ड लुकिंग और फॉरवर्ड लुकिंग है? प्लानिंग बैकवर्ड लुकिंग तब है जब वो इनिशियल ना हो, जो चलते हुए ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग होती है वो बैकवर्ड लुकिंग भी होती है। वो देखती है पीछे कि भाई ये प्रॉब्लम आई थी, तो इसलिए हमें प्लान उस अनुसार करना है, उस तरह से करना है, ठीक है, ऐसे देखते हुए। और फॉरवर्ड लुकिंग तो सारे ही प्लान है भाई, प्लानिंग हमेशा आगे के लिए होती है कि आगे ऐसा किया जाएगा, आगे ऐसा नहीं किया जाएगा, एक्सेट्रा। कंक्लूजन क्या निकल सकता है? अगर कोई रिलेशनशिप पूछ रहा है तो आप ये बताओगे, प्लानिंग बेस्ड ऑन फैक्ट्स मेक्स कंट्रोलिंग इजियर एंड इफेक्टिव। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे फैक्ट्स पे प्लानिंग बेस्ड होगी तो कंट्रोलिंग करना आसान हो जाएगा और असरदार हो जाएगा। जबकि कंट्रोलिंग क्या लिखा है, कंट्रोलिंग इंप्रूव्स फ्यूचर प्लानिंग बाय प्रोवाइडिंग इन्फॉर्मेशन डिराइव फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस। पहले क्या हुआ, कैसा हुआ, क्या दिक्कत आई, उसे जब अच्छे से देख लिया जाता है तो आगे के प्लानिंग की हेल्प की जा सकती है, उसमें एक एक्सपीरियंस ऐड किया जा सकता है। अब आता है कंट्रोलिंग का प्रोसेस, ये हम यही देख लेते हैं स्टेप 1 से 5 तक के। सबसे पहले सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड्स, मतलब कि जो हमारी परफॉर्मेंस होनी चाहिए थी हमारे प्लान के अनुसार वो कैसी होनी चाहिए थी, पहले वो सेट करना, है ना। क्योंकि प्लान में तो केवल होता है ना कि काम कैसे होगा, क्या होगा, कौन करेगा, ये तो कहा नहीं जाता है कि प्लानिंग में कि भाई इतना हो जाना चाहिए, टारगेट्स तो सेट किए नहीं जाते हैं, वो
कंट्रोलिंग में करे जाते हैं पहले स्टेप में कि भाई हमने इस तरीके की प्लानिंग की थी, उस हिसाब से हमारा रिजल्ट क्या होना चाहिए था, वो रिजल्ट तय करना, एक्सपेक्टेड रिजल्ट, वो कंट्रोलिंग का पहला स्टेप है। फिर सेकंड स्टेप है कि लेकिन एक्चुअल परफॉर्मेंस हुई कितनी, है ना, क्या काम हमने असल में किया, क्या हमने तय किया था उस हिसाब से होना चाहिए था, क्या असल में हुआ। स्टेप 3 क्या है, कंपैरिजन ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस विद स्टैंडर्ड। अब ये स्टेप 1 और 2 में हमने जो दोनों चीजें करी उन दोनों को कंपेयर करना हमारा थर्ड यानी कि लगभग मेन स्टेप में से एक है? और स्टेप 4 क्या है, एनालाइजिंग डेविएशन। अगर कोई गड़बड़ी है, कमी है, कोई चीज उस हिसाब से नहीं हो रही है, उतनी अच्छी नहीं हो रही, स्पेशली डेविएशन तो देखिए पॉजिटिव भी हो सकते हैं कि हमने सोचा था हम 100 पीस बनाएंगे और बन गए 120। हमने सोचा था हम 1 लाख करोड़ का टर्नओवर करेंगे, हमारा टर्नओवर हो गया 1.5 लाख करोड़ का। बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रहा हूँ मैं, चलिए 1 करोड़ का, और हो गया 1 करोड़ का सोचा था और 1.5 करोड़ का टर्नओवर हो गया। ठीक, तो डेविएशन फिर ये तो पॉजिटिव है ना, इसको मतलब थोड़ा बहुत एनालाइज करने की जरूरत है, लेकिन करेक्टिव एक्शन लेने की तो जरूरत है नहीं, जो आपका यहाँ पे 5वां स्टेप है। तो इसीलिए डेविएशन एनालाइज हम कौन से करेंगे, जो कम है, जिसमें हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस पीछे है किससे, स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस है। तो उन डेविएशन को एनालाइज किया, और फिर 5वां और लास्ट स्टेप क्या है कि उसको कैसे करेक्ट किया जा सकता है, उसके लिए एक्शन लिया जाए। एग्जाम्पल सबके देते चलता हूँ। सेटिंग परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, फॉर एग्जाम्पल सम फास्ट फूड चेन्स लाइक पिज्जा हट फिक्स स्टैंडर्ड्स इन terms of time taken to serve a customer in order to enhance customer satisfaction। समझ रहे हैं आप, वे कस्टमर खुश होके जाए, वो ये ना सोचे कितना टाइम वेस्ट किया था। तो इसीलिए सेट स्टैंडर्ड है कि भाई हम ये तरीके का पिज्जा जो है, पिज्जा हट में एम्प्लॉइज के लिए हिदायत है कि भाई इस तरीके का पिज्जा 10 मिनट में, इस तरीके का 15 मिनट में, इस तरीके का 8 मिनट में, है ना, तैयार होके सामने वाले को मिल जाना चाहिए। इससे क्या हुआ, कस्टमर सेटिस्फाई हुआ कि एक तो काम जल्दी हो रहा है, क्योंकि स्टैंडर्ड्स कभी भी वैसा सेट किए जाते हैं कि हाँ 1 घंटे में बनेगा एक पिज्जा, तो अगर वो पूरे होते हैं तो कस्टमर खुश है। ठीक, दूसरा कस्टमर इसलिए भी खुश है कि उसे यूनिफॉर्म मिल रहा होगा, क्योंकि जैसे चेन है पिज्जा हट, तो जहां भी वो जा रहा होगा उसे इतने टाइम में मिल रहा होगा, तो एक ट्रस्ट बनेगा फर्म की तरफ कि हाँ भाई हम किसी अननोन प्लेस पे हैं और हम सोच रहे हैं हम कहाँ खाएं कहाँ पिए, तो इंसान सोच रहा है यार ये ट्रस्टेड जगह है, यहीं चलो, तो पक्के से पता है कि हाँ हमारा ऑर्डर तो 8-10 मिनट में आ जाता है और हम अपना 20-25 मिनट में खा पी के फ्री हो जाते हैं, है ना। इसके बाद हम देखेंगे एग्जाम्पल बाकी का जिनको भी हमने डिस्कस किया, जैसे मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस। इसका कोई एग्जांपल है, हाँ, मारुति उद्योग थॉरली चेक्स ईच पार्ट बिफोर असेंबलिंग देम इनटू द कार। मारुति उद्योग क्या करता है, जब कार असेंबल कर रहा होता है तो हर एक पार्ट को थॉरो तरीके से चेक करता है कि भाई ये सब की परफॉर्मेंस रिपोर्ट अच्छी है कि नहीं, उसके बाद उसे ऐड करता है कार में। कंपैरिजन का क्या एग्जांपल हो सकता है, it is easy to, for instance, it is easy to compare performance of a worker in terms of unit produced in a week। कुछ खास एग्जांपल नहीं है। अब जो एनालाइजिंग डेविएशंस हैं, है ना, ये 2 तरीके से होता है, एक क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल और एक मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। ठीक है, क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल क्या है, सीधे एग्जांपल से समझिए कि एक मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन में 5% इंक्रीज हुआ लेबर कॉस्ट में। ठीक है, हो सकता हो कि इससे ज्यादा दिक्कत दे रहा हो मुकाबले 15% इंक्रीज इन पोस्टल चार्जेस के। क्यों, क्योंकि ओवरऑल पोस्टल चार्जेस हमें देने ही बहुत कम पड़ते होंगे, लेकिन लेबर कॉस्ट हमारी बहुत जा रही होगी, तो उसका 5% बढ़ना यानी ओवरऑल कॉस्ट का बहुत ज्यादा बढ़ जाना। लेकिन पोस्टल चार्जेस इतने नॉमिनल है इस फर्म के, मैन्युफैक्चरिंग फर्म के, कि इनको 15% इंक्रीज कोई खास फर्क नहीं डाल रहा है। ठीक, तो इसीलिए हमेशा क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल, मतलब कि इस तरीके में क्या किया जाता है, जो की पॉइंट है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वहां पे फोकस किया जाता है कि क्या फर्क पड़ रहा है कि नहीं, कोई दिक्कत आ रही है कि नहीं। सारा जो एनालाइजिंग है वो वहां से किया जाता है। दूसरा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन और कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। इस प्रिंसिपल के हिसाब से क्या किया जाता है कि ध्यान दिया जाता है, एक एग्जांपल लेते हैं, एक्चुअल लेबर कॉस्ट इज विद इन एन एक्सेप्टेबल रेंज ऑफ डेविएशन से 2%, then it can be ignored, however if it deviates by 15% then it needs immediate attention। सही बात है कि आप देखो कि क्या क्या चीजें एक्सेप्शनली अलग हो रही है, बहुत ही अलग जा रही है, तुरंत ही नजर जाएगी उस पर, तुरंत ही ध्यान जाएगा कि अरे ऐसा कैसे। जैसे कि लेबर कॉस्ट 2%
ऑब्वियसली एक साल में महंगाई बढ़ जाती है 3%, 3.5%, है ना। तो इतना जो है क्या कहते हैं कि डेविएट होना या लेबर कॉस्ट बढ़ना चलता है। वहीं अगर जो है वो 15% बढ़ जा रहा है तो वो ध्यान देने वाला एक बात है, और ध्यान अपने आप जाएगा भी। तो इस तरीके से मैनेजमेंट करना क्या कहलाता है, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। लास्ट ऑप्शन टेकिंग करेक्टिव एक्शन, जैसे कि एक टारगेट प्रोडक्शन था जो मीट नहीं हो पाया स्किल्स की कमी के कारण, तो करेक्टिव एक्शन क्या होगा कि हम जो है एम्प्लॉयज की कोई ट्रेनिंग करवाएं। ठीक, अगर प्रोजेक्ट जो है शेड्यूल के पीछे चल रहा है, टाइम से पहले पूरा नहीं हो पा रहा है या टाइम पे पूरा नहीं हो पा रहा है, तो करेक्टिव एक्शन क्या हो सकता है कि एडिशनल वर्कर लगा दें हम लास्ट मोमेंट पे, या इक्विपमेंट कम पड़ रहा है तो प्रोजेक्ट में इक्विपमेंट बढ़ा दें जिससे कि काम जल्दी से खत्म हो, टाइम पे ओवर हो। इसी के साथ आपका ये चैप्टर खत्म हो गया। अगला चैप्टर हमारा बिजनेस स्टडीज का पार्ट बी रहेगा। पार्ट बी का पहला चैप्टर हो जाएगा, क्योंकि इसमें एक आपका मैनेजमेंट से रिलेटेड था और एक फाइनेंस से रिलेटेड था, मार्केटिंग एंड फाइनेंस। तो ये आपके अब 4 चैप्टर जो बचे हैं, चैप्टर 9, 10, 11, 12, ये उसी के पार्ट हैं। ठीक है, अगले वीडियो में हम इसी को देखेंगे, चैप्टर 9 को। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में।